इमेजिन कीजिए आप एक 18 साल के स्टूडेंट हैं जो कि अपने घर से दूर हैं, अपने शहर से दूर हैं और एक अलग शहर में पढ़ रहे हैं। लेकिन वहां पे अचानक से आपके साथ एक बहुत भयानक हादसा होता है जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल के रख देता है। और ऐसा ही होता है एक स्टूडेंट रितेश के साथ, जिसने अपने ही हॉस्टल के एक बंद कमरे से एक अजीब सी आवाज सुनी थी। लेकिन रितेश नहीं जानता था कि ये आवाज उसको एक लाइफ टाइम का ट्रॉमा दे जाएगी, एक ऐसा ट्रॉमा जिससे उसको निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आप भी इस तरह से हॉस्टल में रहते हैं, आपका भी कोई इस तरह से दोस्त है जो बहुत क्यूरियस रहता है, तो ये वीडियो उनके लिए है, क्योंकि हो सकता है वो भी फ्यूचर में इस तरह की किसी बहुत भयानक चीज से गुजरे। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय एंड वेलकम बैक एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए। आपका प्यार इसी तरह से मिलता रहेगा तो वीडियोस भी इसी तरह से आती रहेंगी। बस अपना प्यार बनाए रखना। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को हाइप करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलती है। और साथ ही आप अपने सजेशंस भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अपना इंसिडेंट किस तरह से शेयर करना है ये जानने के लिए आपको वीडियो के एंड का इंतजार करना पड़ेगा। अब बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। आज के इंसिडेंट हमारे साथ शेयर किया समीर नाम के एक इंसान ने। समीर ने बताया ये इंसिडेंट पुणे के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ था, उनके और उनके कुछ दोस्तों के साथ। कॉलेज का नाम मैं आपको ऑब्वियस रीजंस की वजह से नहीं बता सकता, लेकिन ये कॉलेज 90s में बिल्ड हुआ था। समीर ने जिस तरह से बताया कि 2010 के दौरान जिस समय वो पढ़ रहे थे, कॉलेज का स्ट्रक्चर जिस तरह से था वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जिस तरह से समीर ने एक्सप्लेन किया। समीर ने बताया जो उनका कैंपस था उसके अराउंड बहुत सारी ग्रीनरी थी, बहुत सारे पेड़ों के बीच एक बिल्डिंग थी और वही उनका कॉलेज था, वहीं पे उनकी क्लासेस लगती थी। इसके अलावा वहां से लगभग 5 से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे ही उनके हॉस्टल्स भी थे, जहां पे नए और पुराने स्टूडेंट्स एक साथ ही रहा करते थे। ये जितने भी हॉस्टल्स थे इनमें से एक सी ब्लॉक हॉस्टल था और इसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स थे, या फिर ये कहें कि सच्ची बातें थी जो कि लोगों के दिमाग में अक्सर घर कर गई थी, बातें किया करती थी। लोगों का मानना था कि ये जो सी ब्लॉक है इसमें बहुत सारी अनयूजुअल एक्टिविटीज होती हैं, बहुत सारी अजीबोगरीब सी आवाजें भी आती हैं और भी कुछ अजीब सी चीजें थी। ये जो सी ब्लॉक था उसी में पर्टिकुलरली, हालांकि अभी नए नए फोन इस्तेमाल होना शुरू हुए ही थे, उस दौरान वहां पे नेटवर्क बाकी जगहों के कंपैरेटिवली कम आया करता था। लेकिन जो लोग सी ब्लॉक में रहते थे उनका मानना था कि ये सारी की सारी जो बातें हैं वो सिर्फ एक र्यूमर ही है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टे के दौरान इस जगह पे कुछ भी अजीबोगरीब सा महसूस नहीं किया था। बस एक चीज थी जो कि थोड़ी सी सस्पिशियस थी, लेकिन उसकी भी लोगों के पास जस्टिफिकेशन थी। क्या वो चीज थी मैं आगे आपको बताता हूँ। समीर ने ये बताया कि उनको इन चीजों के बारे में इसलिए पता है क्योंकि वो भी इसी सी ब्लॉक में ही रहते थे और उसी का एक रूम नंबर था 211 सेकंड फ्लोर का, जिसमें वो रहा करते थे अपने एक दोस्त राघव के साथ। और समीर ने बताया इस सब के दौरान उनको कभी भी कुछ भी अनकंफर्टेबल इस जगह के बारे में लगा ही नहीं। इसके अलावा वो 1 साल से, मतलब समीर और राघव इसी रूम में रह रहे थे। उनको ज्वाइन करता है एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट जिसका नाम था रितेश। धीरे धीरे तीनों में दोस्ती होती है। ये जो रूम था इसमें एक में 3 स्टूडेंट्स ही अलाउड थे। तीनों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था दोस्त बनने के अलावा। उन्होंने बताया रितेश क्योंकि अभी न्यू कमर ही था इसलिए वो काफी अच्छे से उसको ट्रीट करते थे। वक्त के साथ साथ उनकी दोस्ती अच्छी होती जाती है और वो बहुत ही ज्यादा क्लोज भी आते जाते हैं। रितेश अक्सर समीर और राघव को वापस कमरे में आके कुछ चीजें बताया करता था, क्योंकि अभी वो न्यू कमर ही था और जो फ्रेशर्स आते हैं उनमें कुछ र्यूमर्स कॉलेज के बारे में बहुत इजीली स्प्रेड होने शुरू हो जाते हैं। वो अक्सर ये बताया करता था उनको कि लोगों का मानना है कि सी ब्लॉक का रूम नंबर 217 जो है वो हॉन्टेड है। वहां से बहुत क्रीपी सी वाइब्स आती हैं और कभी कभार लोगों ने वहां पे बहुत अजीबोगरीब सी बातें भी सुनी हैं, आवाजें भी सुनी हैं। अब इस पे समीर और राघव उसको समझाते हैं कि वो 1 साल से यहीं पे रह रहे हैं और ये सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ अफवाहें ही हैं। इसके अलावा इनमें सच्चाई कुछ हद तक भी नहीं है। हालांकि समीर ने उसको एक्सप्लेन भी किया कि असल में इस रूम के बारे में कुछ भी हॉन्टेड नहीं है। उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया, बस वो रूम जो है वो अनअलोटेड है क्योंकि वहां पे मेंटेनेंस का काम चल रहा था और इसी के चलते ये कमरा किसी को दिया ही नहीं गया। अब यहाँ से रितेश ने उसकी बात समझ ली थी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी ये जानने की कि आखिरकार लोग इस तरह की बातें करते क्यों हैं 217 के बारे में। इसी के चलते जो रितेश था
पहले वो अपने क्लासमेट से पूछता है इस कमरे के बारे में, लेकिन ज्यादा किसी को भी इसके बारे में नॉलेज नहीं था। सबको बस यही लगता था कि ये कमरा बंद है क्योंकि यहाँ पे कुछ हॉन्टेड एक्टिविटीज होती हैं, हॉरर एक्टिविटीज होती हैं। रितेश को जब कोई जवाब नहीं मिलता है तो वो जाता है अपनी वार्डन के पास। वार्डन से जब वो पूछता है तो वार्डन उसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देती, बस ये कह के भगा देती है कि उस कमरे के आसपास मत ही जाया करो, अपने कमरे में ही रहा करो। अब जो रितेश की क्यूरियोसिटी थी वो और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वार्डन ने इस तरह का जवाब दिया था। वो और भी हाथ पैर मारता है और भी कोशिश करता है, लेकिन थोड़ा वक्त निकलने के बाद भी जब उसको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती है, कुछ पता नहीं लगता है, तो वो हार मान जाता है और अपने काम से काम रखना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप हॉस्टल में रहे हैं तो आप काफी हद तक इन चीजों से वाकिफ ही होंगे कि हॉस्टल का जो कॉरिडोर होता है या फिर कमरा होता है उसमें जल्दी रात नहीं होती है, क्योंकि कॉरिडोर में अक्सर आपको कोई ना कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो किसी से बातें करता नजर आएगा, किसी से फोन पे बात कर रहा होगा या फिर अपने दोस्तों के साथ ही खड़ा होगा। इस तरह से शोर सुनाई देता रहता है। और अगर कोई कॉरिडोर में नहीं होगा तो बाकी के कुछ दोस्त होंगे जो एक दोस्त के कमरे में बैठे होंगे, या तो वो कोई गेम्स खेल रहे होंगे या तो वो प्रोबेबली मूवीज देख रहे होंगे। मतलब इस तरह से जो शांति होती है वो यूजुअली 12-1 बजे तक हॉस्टल्स में नहीं होती है। और ऐसा ही कुछ इनके इस हॉस्टल में भी हुआ करता था। अक्सर बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो बाहर कॉरिडोर में घूमते रहते थे, एक दूसरे को परेशान करते रहते थे, इनफैक्ट लेट नाइट तक एक दूसरे को डराते भी रहते थे, कभी किसी का दरवाजा नॉक करके तो कभी किसी का दरवाजा नॉक करके। और ये जो एक्टिविटीज होती हैं ये बहुत नॉर्मल होती हैं सब हॉस्टल्स में। लेकिन समीर ने बताया जब उनके साथ रितेश शिफ्ट हुआ था उसके बाद से ही एक रात को 2:30 बजे के आसपास अचानक से उसकी नींद खुलती है। बाकी दोनों सो रहे थे, लेकिन उसको ऐसा लगा जैसे उनके कमरे के सामने वाला जो कमरा है, मतलब वही 217 नंबर रूम, उसका दरवाजा कोई अंदर से नॉक कर रहा है। अब पहले तो समीर को उसका ये वहम लगा, वो उठ के बैठा रहता है और थोड़ी देर में ये नॉकिंग की आवाज उसको फिर से सुनाई देती है। अब उसको यहाँ पे लगता है कि शायद ये कोई और कमरा होगा। थोड़ी देर ध्यान से सुनता है तो बहुत क्लियर उसको महसूस होता है कि ये जो नॉक की आवाज है पर्टिकुलरली 217 नंबर रूम से ही आ रही है। लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया इन चीजों पे। उसको ये लग रहा था कि शायद आसपास वाला कोई स्टूडेंट होगा जो उनके साथ प्रैंक कर रहा है, और अगर वो बाहर जाएगा तो उसका बेवकूफ बन जाएगा। और वैसे भी ये जो समय था ये अकेले बाहर जाने वाला नहीं था। समीर ये सारी चीजें अवॉइड करता है और सोने की कोशिश करता है। थोड़ी ही देर लगती है और उसको नींद आ भी जाती है। अब इसके बाद अगली सुबह समीर अपने तक ये चीजें नहीं रखना चाहता था। इसी के चलते वो शेयर करता है राघव से, लेकिन सामने से राघव ने इसके लिए भी एक एक्सप्लेनेशन रखी हुई थी। राघव ने समीर को बताया कि हो सकता है उनके पास वाले ही कुछ स्टूडेंट्स थे जो कभी कभार ड्रिंक भी कर लिया करते थे कुछ बहाने बना के। उसने बताया कि शायद हो सकता है कोई ड्रंक हो जो कि इस तरह से बेवकूफ बन गया हो, मतलब किसी और कमरे में जाना हो लेकिन किसी और कमरे को नॉक कर रहा हो। या फिर पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि पास वाले 216 नंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके साथ प्रैंक कर रहे हों, क्योंकि अक्सर 216 नंबर कमरे में जो स्टूडेंट्स थे वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी इस तरह की चीजें करते रहते थे। उन दोनों ने इस बात को यहीं पे खत्म कर दिया। हालांकि उनके साथ इस समय रितेश नहीं था। रितेश को अभी तक इन चीजों के बारे में पता भी नहीं था। लेकिन समीर ने बताया इसके बाद की चीजें जो थी वो थोड़ी सी इंटेंस होनी शुरू होती हैं, क्योंकि अगले लगभग 5 से 6 रातें लगातार समीर ने ही नहीं बल्कि राघव ने भी और रितेश ने भी रात को ये नॉकिंग की आवाज सुनी, लेकिन कोई भी उठता नहीं था, कोई दूसरे को उठाने की कोशिश नहीं करता था या फिर किसी भी तरह की कोई हरकत नहीं करता था, ये सोचते हुए कि कहीं आसपास वाला उठ ना जाए, परेशान ना हो और हो सकता है कि उनके साथ कोई प्रैंक ही कर रहा है। लेकिन असल में तीनों के लिए ये जो फीलिंग्स थी, ये जो साउंड्स थे, ये म्यूचुअल थे। इसके बाद लगभग जब 5 से 6 दिन हो जाते हैं, वो श्योर हो जाते हैं कि 217 नंबर से ही ये नॉकिंग की आवाज आ रही थी, तो एक सुबह उठ के एक इंसान इनमें से कन्फ्रंट करता है बाकियों के साथ कि क्या तुम्हें भी इस तरह की कोई आवाज सुनाई देती है। बाकी के दोनों तभी के तभी बोलते हैं कि उनके साथ भी सेम ही हो रहा है और वो भी परेशान है, लेकिन शेयर नहीं कर पा रहे थे, ये सोच के कि उनका वहम होगा या फिर कोई प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन अब जब ये बात क्लियर होती है और जो आवाज थी वो रात को 2:30 बजे से 2:40 के बीच में ही आती है, तो वो समझ आते हैं कि एंगल असल में कुछ और ही है, क्योंकि इस समय तक स्टूडेंट्स ज़्यादातर सो ही चुके होते थे, क्योंकि सबको पढ़ाई भी करनी थी और इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स खेलते भी थे, जिसके चलते इस समय तक जाग पाना मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉसिबल ही होता था। तीनों के तीनों प्लान करते हैं कि वो देखेंगे कि असल में ये रात को होता क्या है। इसी के चलते
तीनों आराम से अपने कमरे को लॉक करके अंदर ही बैठ के एक दूसरे से बातें करते रहते हैं ताकि थोड़ा टाइम पास हो जाए। वक्त बीतता जाता है और लगभग 2:30 बज भी जाते हैं। तीनों अपने कमरे में शांत बैठे हुए थे और अभी तक उनको कोई आवाज नहीं सुनाई दी थी। उनको लग रहा था कि शायद जो उनके सोते सोते होता है वो आज नहीं होगा। तीनों को लग रहा था शायद कोई जानता है जो भी उनके साथ ये प्रैंक कर रहा है कि असल में ये तीनों जाग रहे हैं और इसी के चलते कोई भी नॉकिंग की आवाज नहीं आती है। लेकिन जैसे ही इन तीनों को ये लगता है कि असल में कोई उनके साथ प्रैंक कर रहा था जो आज नहीं करने वाला है क्योंकि वो जानता है ये जाग रहे हैं, उतने में ही उनको ये नॉकिंग की आवाज फिर से सुनाई देती है। तीनों दबे पांव जाते हैं, अपने कमरे की लाइट्स ऑफ ही रखते हैं और बहुत धीमे से दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही कॉरिडोर में जाते हैं, लेकिन सेकंड फ्लोर की बहुत सारी जो लाइट्स थी कॉरिडोर की वो खराब थी, या तो वो डिम होती थी या तो वो बंद हुआ करती थी रात के समय। इसी के चलते उनको क्लियर कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन जो वाइब थी वो बहुत डरावनी सी, बहुत भयानक सी लग रही थी। तीनों को डर लग रहा था। तीनों हिम्मत करके खड़े तो थे लेकिन जाना चाहते थे जल्दी से जल्दी अपने रूम, पता लगा के कि आखिरकार ये सब कुछ करने वाला है कौन। लेकिन इसके बाद कोई नॉकिंग की आवाज नहीं आती है। समीर ने बताया उसने अचानक से देखा तो जो 217 नंबर दरवाजा था उसके नीचे से लाइट निकल रही थी, जैसे कि कमरे के अंदर की लाइट्स ऑन है। अब ये जो कमरा था ये लॉक्ड ही था इतने समय से, और सोने से पहले समीर ने, राघव ने और रितेश ने बहुत अच्छे से देखा था अंदर की लाइट्स ऑफ ही थी। आखिरकार ये किसने लाइट्स ऑन की थी? इसी पे समीर कहता है कि क्या अंदर कोई रहने आया है। बाकी दोनों भी जब ये चीजें देखते हैं तो वो भी शॉक्ड थे। अभी वो ये सारे डिस्कशन कर ही रहे थे कि जो दरवाजे की नॉब थी उस पे समीर ने हाथ रखा। उसने बताया उसने इंटेंशनली नहीं किया था, लेकिन उसने सिर्फ एक ट्राई दिया और जैसे ही नॉब पे हाथ रखा, उसको घुमाया, अचानक से दरवाजा खुल जाता है। अब ये चीज उनको और भी शॉकिंग लग रही थी। अब उनको थोड़ी सी श्योरिटी मिलनी शुरू हुई थी कि शायद सच में यहाँ पे कोई शिफ्ट हो गया है, क्योंकि अंदर की लाइट्स ऑन थी, उसके अलावा दरवाजा भी लॉक्ड नहीं था। अब वो बहुत श्योर थे और वो अंदर नहीं जाना चाहते थे क्योंकि उनको लग रहा था शायद किसी का प्राइवेट स्पेस होगा। लेकिन क्योंकि आधा दरवाजा खुल गया था, उन्होंने धक्का लगा के पूरा दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद उनको श्योरिटी मिलती है कि असल में अंदर रहने कोई आया नहीं है, लेकिन कुछ अनयूजुअल सी एक्टिविटीज हैं जो इस अपार्टमेंट के अंदर असल में हो रही हैं। असल में उन्होंने अंदर जाते ही एक अजीब सी चीज नोटिस की। जो कमरे का फैन था वो भी हल्की हल्की स्पीड में चल रहा था और कमरे के अंदर एक बेड था, एक टेबल थी और उसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी थी। लग रहा था क्लियरली कि इस कमरे में कोई काफी टाइम से रहता नहीं है। और एक अजीब सी स्मेल थी, जैसे कोई क्लोजेट वगैरह बहुत टाइम से बंद रहती है, उस तरह की एक स्मेल आ रही थी। अब तीनों में डिस्कशन होता है। रितेश का जवाब ये था कि शायद दरवाजा बहुत समय से बंद था, इस वजह से ये स्मेल आ रही हो। लेकिन फिर से वही सवाल कि आखिरकार दरवाजे का लॉक किसने खोला, फैन किसने चलाया, लाइट किसने ऑन की। अब इस सब के बाद अचानक से जो राघव था उसकी नजर जाती है दीवार पे, जो कि बेड के पीछे वाली दीवार थी। उसने देखा उस पे स्क्रैच के निशान थे। अब हो सकता था कोई जानवर ने ये स्क्रैच लगाए हों, लेकिन जो हाइट थी स्क्रैच की, पॉसिबल ही नहीं था कि किसी जानवर का पैर वहां तक पहुंच सकता था या फिर हाथ पहुंच सकता था। क्लियरली लग रहा था कि शायद ये किसी इंसान की हरकत है, लेकिन उन्होंने फिर भी एज्यूम किया कि पॉसिबिलिटी है शायद कोई जानवर अंदर आया हो, समहाउ उससे हो गया हो। इसके अलावा उनको वाइब अजीब सी लग रही थी तो वो फटाफट से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन जैसे वो निकलने लगते हैं अचानक से दरवाजा बंद होता है। उनको लगता है जैसे हॉरर मूवीज में अक्सर होता है कि इंसान अंदर बंद हो जाता है, दरवाजा बंद हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ बोलते दरवाजा अपने आप ही बहुत जोर से खुलता है। बाहर ना कोई हवा थी, अंदर का फैन भी इतना फास्ट नहीं था कि दरवाजा बंद हो और एकदम से खुले। तीनों बहुत बुरी तरह से डर गए थे, लेकिन भगवान का नाम ले रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बच गए हैं, दरवाजा अपने आप खुल गया है। भागते हुए अपने कमरे में जाते हैं, चुपचाप से सो जाते हैं, किसी से भी कुछ कहे भी ना। इनफैक्ट एक दूसरे से भी कुछ भी डिस्कस नहीं करते। उनका जो माइंड सेट था उस पर उनका कंट्रोल रहा ही नहीं था। अब इसके बाद समीर ने बताया इस सारे इंसिडेंट का जो असर था वो सबसे ज्यादा जो पड़ा था वो रितेश पे पड़ा था, क्योंकि उसकी तबीयत अगले दिन बहुत खराब हो गई थी। हालांकि समीर और राघव भी बहुत लो सा फील कर रहे थे, लेकिन इतना बुरा नहीं जितना रितेश महसूस कर रहा था। इसके अलावा समीर ने यह भी बताया कि बीच बीच में जब उसकी नींद खुलती थी, कभी उसकी तो कभी राघव की, क्योंकि वो अपनी क्लास में दोनों साथ में ही जाते थे, तो अक्सर डिस्कशन हुआ करता था कि रात को 2:30 बजे के आसपास जो उनका रूममेट है रितेश, वो अपने बिस्तर पे बैठ जाता है और हल्की सी जो बाहर से लाइट रिफ्लेक्ट होती थी, कॉरिडोर्स वाली जो हल्की हल्की डिम लाइट्स थी, उसमें उनको दिखता था कि वो दरवाजे की तरफ देखता रहता है। वो हालांकि कभी कभार उसको बोलते थे सोने के लिए और उसके बाद रितेश सो जाता था, लेकिन ये ऑलमोस्ट हर रात होने लग पड़ा था।
अपने कमरे में रितेश बहुत बातें करता था क्योंकि दोनों का जूनियर था, दोनों से बहुत ही ज्यादा बातें किया करता था। लेकिन इस इंसिडेंट के बाद से वो काफी शांत रहने लग पड़ा था। इनफैक्ट धीरे धीरे उसने मेस में जाना बंद कर दिया, खाना खाना बंद कर दिया, मतलब 3 टाइम का खाना वो नहीं खाता था। और तो और उसने क्लासेस भी बंक करना शुरू कर दिया। अब ये चीजें नॉर्मल होती हैं, स्टूडेंट्स का जब मन नहीं करता है तो वो अक्सर नहीं जाते हैं। लेकिन रितेश के साथ ये पहली बार हो रहा था और उनको रितेश को देख के ये भी लगता था कि शायद इसमें एक बहुत भयानक सा अजीब सा चेंज आया है उस इंसिडेंट के बाद से जब वो उस कमरे में गए थे। समीर ने बताया अक्सर वो राघव से डिस्कशन किया करता था कि अगर तुझे रात को लगे कि जो रितेश है वो दरवाजे की तरफ देख रहा है, जाने लग रहा है या फिर नॉक कर रहा है, तो उसको जवाब मत देना, जो वो करेगा उसको करने देना, अदरवाइज हो सकता है कि हम भी पोजेस हो जाएं या फिर उसके साथ कुछ बहुत भयानक हो। लेकिन राघव ये बातें अपने तक रख नहीं पाता है। 2 से 3 दिन बीतते हैं और वो पूछ ही लेता है रितेश से कि आखिर तू रात को 2:30 बजे दरवाजे की तरफ क्या देखता रहता है। यहाँ पे समीर ने बताया कि जो रितेश की हालत थी वो एक अजीब सी हालत लग रही थी। 2 मिनट वो बिल्कुल चुपचाप रहता है, ऐसा लगता है जैसे वो पजेस्ड हो गया है, उसके अंदर कोई और ही चीज आ गई है। और वो कहता है कि बस मैं आता हूँ रात को देखने, अपना कमरा चेक करने, और तुमने मुझे डिस्टर्ब किया है, अब तुम्हें ये खुद भुगतना पड़ेगा। अब ये जो बातें थी, इमेजिन करो 2 ऐसे स्टूडेंट्स जो कि एक कॉलेज में पढ़ रहे हों, कितनी ही उम्र होगी उनकी, 19 से 20 साल। इतनी सी उम्र में आपके साथ एक लड़का रह रहा है जो इस तरह से रिएक्ट कर रहा है आपकी बातों पे। देखने से लग रहा है वो पजेस है और बहकी बहकी बातें कर रहा है, कहीं और की ही बातें कर रहा है। इसके अलावा बहुत टाइम तक उसने अजीब सा रिएक्ट करना शुरू कर दिया है। क्लियरली था उनको डर लगना शुरू हो जाता है। रात को वो जैसे तैसे करके रितेश को सुला देते हैं। अगली सुबह वार्डन को बोल के जैसे तैसे उसके घर पे फोन करवाया जाता है और उसके घर वालों को बुलाया जाता है ये कह के कि वो अपने साथ ही रितेश को ले जाएं क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब जब वार्डन ने रितेश की फैमिली को फोन किया था तो रितेश की जो फैमिली थी वो बहुत ही ज्यादा डिवोशनल थी, भगवान पे उनको बहुत भरोसा था और उनको ये भी पता चल गया था समहाउ कि शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है जो कि उनके बेटे के साथ हो रही है। वार्डन ने जिस तरह से चीजें एक्सप्लेन की थी, इनफैक्ट राघव और समीर भी वहीं पे थे, उन्होंने भी ये चीजें उनको एक्सप्लेन की। जिसके बाद जो रितेश के पेरेंट्स थे वो राघव को कहते हैं कि कमरे में हनुमान चालीसा चला के रखना, पढ़ते रहना, समहाउ कुछ ना कुछ इस तरह का करना। हम थोड़ी ही देर में पहुंच रहे हैं। लगभग आधा पौना घंटा ही उनको लगने वाला था। इसी सब के बीच समीर ने बताया राघव बिल्कुल वैसा ही कर रहा था, लेकिन कमरे में जिस तरह से रितेश हरकतें कर रहा था वो बिल्कुल भी रितेश लग ही नहीं रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे उसको कोई हड़बड़ाहट है, कोई जल्दी है और यहाँ से वहां घूमे जा रहा था। और वो राघव को बहुत अजीब से तरीके से देख रहा था जो ये हनुमान चालीसा खुद से पढ़ रहा था। ये चीजें कहीं ना कहीं उन सबको अजीब लग रही थी। थोड़ी ही देर में वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होना शुरू हो जाता है। इनफैक्ट समीर ने बताया अगर उसके पेरेंट्स थोड़ी देर नहीं पहुंचते तो प्रोबेबली वो कुछ बहुत भयानक भी कर सकता था अपने साथ या फिर उन दोनों के साथ। फॉर्चुनेटली उसके पेरेंट्स थोड़ी ही देर में पहुंचे थे और उस सब के दौरान रितेश की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी। इनफैक्ट इतनी इंटेंस सिचुएशन थी कि उसके जो हाथ थे उनको बेडशीट से बांध के उसको लेके जाना पड़ा वापस। अब समीर ने बताया इसके बाद की सिचुएशन भी उनको काफी हद तक क्लियर थी, क्योंकि जो भी सिचुएशन हुई थी रितेश के पेरेंट्स जानते थे कि समीर और राघव समझते हैं कि हुआ क्या है और उनको वो अपने साथ लेके जाते हैं। वार्डन से बात भी की जाती है जिसके बाद उनको अलाउ कर दिया जाता है। ये तीनों एक साथ ही जाते हैं। इनफैक्ट रितेश के पेरेंट्स उसी दिन उसको एक पंडित के पास लेके जाते हैं पड़ोस में। उनके वहां ये मानना था कि ये जो पंडित हैं इनको तांत्रिक क्रियाएं भी आती हैं और पूजा पाठ में भी महारत हासिल है। इसी के चलते वो थोड़ी देर वहां पे अपने साथ ही रितेश को बिठाते हैं, कुछ क्रियाएं करते हैं। थोड़ी देर के बाद एक ठंडे पानी की बकेट लेके आते हैं, उसमें पानी में हाथ डाल के कुछ मंत्र पढ़ते हैं और वो ठंडा पानी एकदम से रितेश के ऊपर फेंका जाता है। और उसके बाद जो रितेश का रूप निकल के आता है वो सबको चौंका देता है, सबको डरा के रख देता है। रितेश बहकी सी बातें कर रहा था, अजीब सी आवाज में बातें कर रहा था और बहुत चिल्ला रहा था, चीख रहा था। ये पंडित उससे पूछते हैं कि आखिरकार तू कौन है, क्यों आया है, क्या चाहता है। इतने में ही रितेश के शरीर से कुछ और बोलना शुरू करता है। वो कहता है कि मैं इसके साथ रहूंगा, इसके पास वो है जो मुझे चाहिए और मेरे पास अब वो बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छी जिंदगी जो एक छोटी सी गलती की वजह से मैंने गवा दी और अब मुझे वो वापस चाहिए। समीर ने बताया जो पंडित थे वो समझ गए थे कि असल में ये जो कोई भी चीज थी, जो कोई भी एंटिटी थी, वो वहां की नहीं थी और किसी भी रितेश के अड़ोसी पड़ोसी ने भी जलन के मारे कोई ब्लैक मैजिक उस पर नहीं किया था। इनफैक्ट इस सब के दौरान भी रितेश बहुत चीख रहा था, चिल्ला रहा था। वो एक और बकेट लेके आते हैं, उसी तरह से मंत्र पढ़ते हैं और उसके ऊपर फेंकते हैं, जिसके बाद रितेश बेहोश हो जाता है। उसकी बेहोशी के दौरान ही कुछ रिचुअल्स उस पर किए जाते हैं और उसके बाद उसको प्रोटेक्शन के लिए एक अंगूठी वो बना के देते हैं।
रितेश को उसी हालत में पहनाई जाती है। थोड़ी देर के बाद वो होश में आता है, धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करता है, लेकिन वो जो डर था, वो जो ट्रॉमा था, वो उसके दिमाग में परमानेंटली बैठ गया था। वो चीजें क्लियरली दिख रही थी। इनफैक्ट जब रितेश होश में आया तो उसको कुछ याद ही नहीं था। उसको बस इतना याद था कि वो हॉस्टल में रात को सोया था। उसके बाद वो घर कैसे पहुंचा उसको कुछ पता नहीं था। इनफैक्ट इसके बाद ये जो पंडित थे ये कहते हैं कि लगभग 1 से 1.5 हफ्ता रितेश को घर पे ही रखा जाए, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से रिकवर कर जाए। रितेश इस दौरान घर पे रह रहा था और दूसरी तरफ जो रितेश की फैमिली है वो कॉलेज के इस वार्डन से सवाल करना शुरू करती है कि आखिरकार ये मैटर है क्या और किस वजह से हमारा जो बच्चा है वो इस तरह की प्रॉब्लम में फंस गया था। अब क्योंकि सवाल उठने शुरू हुए थे तो कॉलेज की तरफ से एक चीज थी जो छुपाई जा रही थी कॉलेज की रेपुटेशन बचाने के लिए। अब वो शेयर की जाती है। उनको बताया जाता है कि असल में 217 नंबर कमरे में काफी साल पहले एक स्टूडेंट रहता था, अमन नाम का। उसको पढ़ाई का बहुत ज्यादा बर्डन था जो वो उठा नहीं पा रहा था और ऐसा माना जाता था कि इसी वजह से उसने अपनी जान ले ली थी और यही रीजन था जो सबके सामने आया था। लेकिन उसके बाद से जो भी स्टूडेंट्स वहां पे जाते थे, शिफ्ट होते थे, कुछ ना कुछ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटी वो कंप्लेंट किया करते थे। थोड़ा टाइम उन्होंने स्टूडेंट्स को वहां पे जाना अलाउ किया, लेकिन उसके बाद से जब इस तरह की चीजें होने लगी तो उन्होंने वो कमरा अनअलॉट ही कर दिया, मतलब किसी को देना बंद ही कर दिया। इसके बाद से वो कमरा किसी को दिया नहीं गया और कोई ऐसी एक्टिविटी उसके बाद हुई भी नहीं थी। लेकिन जो पंडित थे उन्होंने भी बताया कि जो रितेश था उसके ग्रह इस तरह के थे, मतलब वो इस तरह की चीज़ों को, पैरानॉर्मल जो भी चीज़ें होती हैं उनको बहुत इजीली अट्रैक्ट करता है। और शायद वहाँ पे भी उसकी जो क्यूरोसिटी थी उसने अमन की इसी आत्मा को अट्रैक्ट कर लिया था और उसी के थ्रू वो वहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहता था। अब जब ये बातें क्लियर हुई थी तो रितेश ने जब दोबारा से कॉलेज में जाना शुरू भी किया तो उसके पेरेंट्स ने उसको हॉस्टल से निकाल लिया था। राघव और समीर को भी उन्होंने यही सलाह दी थी कि तुम भी यहाँ से निकल जाओ, कहीं और शिफ्ट हो जाओ। लेकिन थोड़े ही टाइम के बाद जो कॉलेज की मैनेजमेंट थी उन्होंने भी एक डिसीजन लिया। ये जो सी ब्लॉक था इसको बंद करके कहीं और शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे रितेश के पास आउट होने से पहले पहले ही कोई भी नहीं रह रहा था। हो सकता है कुछ लोग माने कि शायद ये कोई स्लीप डेप्रिवेशन हो सकता है, मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है या फिर किसी तरह की आइसोलेशन हो सकती है। लेकिन जिस तरह की ये चीजें हुई थी और इस सब के बावजूद कि रितेश को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, कैसे ये दोनों एंगल्स रिलेट कर सकते थे। लेकिन जब अंत अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही होता है। रितेश की जान बच गई थी और किसी और स्टूडेंट को भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं हुआ। आई रियली होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हैं एंड आई रियली होप आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को भी मिलता है। वीडियोस अगर पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, वीडियोस को हाइप करना ना भूलें। चैनल को अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी सिटी, स्टेट या फिर कंट्री का नाम जरूर लिखें, क्योंकि इससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है कि कितनी दूर दूर से लोग हमारी वीडियोस देखते हैं। आप अपने सजेशंस भी, तारीफ भी कमेंट सेक्शन में हमसे शेयर कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं चाहता नहीं लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप में से किसी के भी साथ इस तरह का कोई भी इंसिडेंट हुआ है, आपके साथ आपके किसी रिलेटिव, नॉन, भाई बहन, फ्रेंड या फिर नेबर के साथ, जो आप चाहते हैं मैं यहाँ पे नरेट करूँ, लोगों तक पहुँचाऊँ, जिससे लोगों को कुछ सीखने का मौका मिले, तो आप मेरी मेल ID या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे शेयर कर सकते हैं। दोनों का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो आप हमें DM भी कर सकते हैं अपने इंसिडेंट। आप सब अपना ध्यान रखें। सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।